नमस्ते। अगर हमें भौतिकी की दुनिया को समझना है तो सबसे पहले हमें उसकी भाषा सीखनी होगी। और वो भाषा है मात्रक और मापन की। आज का हमारा ये पूरा विवेचन एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। और यकीन मानिए, ये विज्ञान की हर शाखा को समझने की पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर भारत में 1 मीटर की लंबाई कुछ और होती, अमेरिका में कुछ और जापान में बिल्कुल ही अलग? तो क्या होता? व्यापार, विज्ञान, इंजीनियरिंग सब कुछ रुक जाता, है ना? यही वो उलझन है जिसके बेहद सरल समाधान को हम आज समझने वाले हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये शुरू कहाँ से हुई। देखिए, बहुत पुराने समय में लोग स्थानीय इकाइयों का इस्तेमाल करते थे, जैसे लंबाई नापने के लिए हाथ या वजन के लिए सेर। अब दिक्कत ये थी कि हर इलाके में इनका मान अलग अलग होता था। इससे व्यापार करने में और ज्ञान के लेन देन में बहुत बड़ी गड़बड़ होती थी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का सफर वो काफी लंबा था। प्राचीन काल से लेकर 1971 से पहले तक पूरी दुनिया में एक जैसी प्रणाली न होना एक बहुत बड़ी रुकावट थी। पर फिर 1971 में भार और माप पर एक सामान्य सम्मेलन हुआ और वहां एसआई प्रणाली यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को अपनाया गया। इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। तो इस पूरी दुनिया की उलझन का हल क्या था? जवाब है एसआई प्रणाली। और जानते हैं ये किस पर बनी है? सिर्फ 7 आधारभूत राशियों पर। आप इन्हें भौतिकी के 7 मजबूत स्तंभों की तरह समझ सकते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र हैं और बाकी सब कुछ इन्हीं से मिलकर बना है। और ये हैं वो 7 स्तंभ। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ऊष्मागतिक ताप के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सातों एक दूसरे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते। ये पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अच्छा, अब असली जादू शुरू होता है। भौतिकी में इन 7 राशियों के अलावा जितनी भी राशियां हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, वो सब इन्हीं 7 स्तंभों के अलग-अलग मेलजोल से बनती हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। यहाँ देखिए कितना शानदार तालमेल है। क्षेत्रफल जो कि लंबाई गुणा लंबाई होता है, उसका मात्रक बन गया मीटर वर्ग। और बल जो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, उसका मात्रक हुआ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। मतलब हर जटिल से जटिल मात्रक की नींव में यही सरल आधार मात्रक है। एसआई प्रणाली की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो है इसकी विशाल रेंज। ये हमें एक छोटे से परमाणु के नाभिक से लेकर इस पूरे दिखाई देने वाले ब्रह्मांड तक हर चीज को मापने की ताकत देती है। आइए सिर्फ लंबाई के पैमाने पर एक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटे पैमाने से। ये एक परमाणु के नाभिक का लगभग आकार है, 10 की घात ऋणात्मक 15 मीटर। ये इतना ज्यादा छोटा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर भी हमारे पास इसे नापने के लिए एक मानक मात्रक है। और फिर आते हैं हम लगभग 2 मीटर के पैमाने पर। यह हमारे लिए एक जाना पहचाना पैमाना है, जो बहुत छोटे और बहुत बड़े के ठीक बीच में है। और अब देखिए पैमाने का दूसरा सिरा। हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का अनुमानित आकार 10 की घात 26 मीटर। सोचकर देखिए, वही 1 मीटर जो एक अदृश्य नाभिक को मापता है, वही पूरे ब्रह्मांड को भी माप सकता है। यही तो है मानकीकरण की असली शक्ति। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। देखिए, असल दुनिया में कोई भी माप कभी भी 100% सही नहीं होता। उसमें हमेशा थोड़ी बहुत अनिश्चितता होती ही है। इसीलिए हमें 2 शब्दों यथार्थता और परिशुद्धता के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई तीरंदाज है। अगर वो अपने सारे तीर एक ही जगह पर मारे, लेकिन निशाने के केंद्र से दूर, तो हम कहेंगे कि वो परिशुद्ध है, पर यथार्थ नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर उसके तीर केंद्र के आसपास ही बिखरे हों, तो वो यथार्थता के करीब है। विज्ञान में हमारा लक्ष्य दोनों होता है, परिशुद्ध भी होना और यथार्थ भी। इसी अनिश्चितता को हम विज्ञान में त्रुटि कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 तरह की हो सकती हैं। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि, जो किसी मशीन या तरीके में खराबी की वजह से बार बार एक ही दिशा में होती है। और दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि, जो किसी भी वजह से हो सकती है और किसी भी दिशा में जा सकती है।
तो सवाल ये है कि हम किसी माप की परिशुद्धता को, मतलब उसकी भरोसेमंदी को कैसे दिखाएं? इसका जवाब है सार्थक अंकों से। सार्थक अंक वे अंक हैं जो किसी माप में सही मायने में अर्थपूर्ण होते हैं और हमें बताते हैं कि वो माप कितना सटीक लिया गया है। सार्थक अंकों को पहचानने के कुछ आसान से नियम हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला, शून्य के अलावा सभी अंक सार्थक होते हैं। दूसरा, दो अंकों के बीच में आने वाले शून्य भी सार्थक होते हैं। तीसरा, संख्या के शुरू में आने वाले शून्य कभी सार्थक नहीं होते। और आखिर में, संख्या के अंत में आने वाले शून्य तभी सार्थक माने जाते हैं जब संख्या में दशमलव लगा हो। और जब हम इन मापों के साथ कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे गुणा, भाग या जोड़ घटाओ, तब भी हमें इन सार्थक अंकों का ध्यान रखना होता है। सीधा सा नियम है, गुणा या भाग में जवाब में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने सबसे कम परिशुद्ध माप में थे, और जोड़ या घटाओ में हम दशमलव के बाद के स्थानों का ध्यान रखते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा और ये हमें आगे कहाँ ले जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम, एसआई प्रणाली क्यों जरूरी है। फिर हमने उन 7 आधार मात्रकों को जाना जिनसे भौतिकी के बाकी सभी मात्रक बनते हैं। हमने यथार्थता, परिशुद्धता और त्रुटि के बीच का जरूरी फर्क समझा, और आखिर में हमने सार्थक अंकों के महत्व को सीखा, जो कि परिशुद्धता की भाषा है। तो हमने ये तो जान लिया कि सब कुछ इन 7 मूल राशियों पर ही टिका है, पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये 7 राशियां सच में मौलिक हैं, या फिर ये भी किसी और गहरे सत्य की तरफ इशारा कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे अगले विषय विमीय विश्लेषण की ओर ले जाएगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना? नमस्कार, विमीय विश्लेषण के हमारे सफर के दूसरे हिस्से में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने इसकी नींव रखी थी, है ना? आज हम उसी नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी करने वाले हैं और देखेंगे कि ये टूल असल में कितना पावरफुल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम विमाओं और विमीय सूत्रों को गहराई से समझेंगे। उसके बाद हम इसके सबसे जरूरी नियम यानी विमीय समरूपता के सिद्धांत पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इसे इस्तेमाल कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, मतलब इसके अनुप्रयोग। और हाँ, ये भी जानेंगे कि ये कहाँ काम नहीं करता, यानी इसकी सीमाएं क्या हैं। और आखिर में एक छोटा सा रिकैप और आपके लिए कुछ मजेदार होमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, विमाएं और विमीय सूत्र। समझिए, यहीं से सारी कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला सवाल, ये विमा या डायमेंशन आखिर है क्या चीज? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई रेसिपी होती है ना, वो बताती है कि कोई डिश बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें और कितनी कितनी चाहिए। बस विमा भी बिल्कुल वही है। ये किसी भी भौतिक राशि की रेसिपी है जो बताती है कि उसे बनाने के लिए कौन सी मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी पावर में लगी हैं। देखिए, फिजिक्स में कुल 7 फंडामेंटल डायमेंशंस होती हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, लेकिन घबराइए नहीं, हमें इन 7 से अभी डील नहीं करना है। हमारे काम की और ज्यादातर मैकेनिक्स की जो जान है वो है पहली 3, द्रव्यमान यानी मास m, लंबाई यानी लेंथ l और समय यानी टाइम t। हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं पर रखेंगे। और हाँ, जैसे रेसिपी लिखने का एक तरीका होता है, वैसे ही इन विमाओं को लिखने का भी एक स्टैंडर्ड तरीका है। इसे हम कहते हैं विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला। ये कुछ और नहीं, बस m, l और t के रूप में लिखा गया एक एक्सप्रेशन है, एक तरह का कोड जो हमें दिखाता है कि कोई क्वांटिटी इन मूल राशियों पर कैसे निर्भर करती है। ml, lb, tc, ये इसका जनरल फॉर्मेट है। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। कुछ आसान से उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल, एरिया। हम सब जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब चौड़ाई भी तो एक तरह की लंबाई ही है ना? तो डायमेंशन हुई l गुणा l यानी l स्क्वायर। अगर इसे ml t के पूरे फॉर्मेट में लिखें तो ये होगा m0 l स्क्वायर t0। अब बात करते हैं वेग यानी वेलोसिटी की। इसका फॉर्मूला है दूरी बटा समय, दूरी की विमा l और समय की t। तो ये बन गया l बटा t, जिससे हम लिखते हैं lt इनवर्स। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी क्वांटिटी पर, बल यानी फोर्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमें पता है न्यूटन के दूसरे नियम से फोर्स होता है मास गुणा एक्सेलरेशन।
मास की विमा तो हमें पता है, m। अब एक्सेलरेशन की क्या होगी? खैर, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में बदलाव बटा समय। वेलोसिटी की विमा अभी हमने निकाली, lt-1, और समय की है t। तो एक्सेलरेशन की विमा हो गई lt-1 बटा t, यानी lt-2। अब बस इन दोनों को मिला दीजिए। फोर्स की विमा हुई m गुणा lt-2, जो बन गया mlt-2। देखिए, मैं ये दोबारा कह रहा हूं, इस फॉर्मूले को mlt⁻⁻2 बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये फिजिक्स की एक मास्टर की तरह है। आप देखेंगे आगे चलकर ये बार बार हर जगह काम आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं विमीय विश्लेषण के दिल की तरफ, इसके सबसे बड़े, सबसे सुनहरे नियम की ओर, जिसे कहते हैं विमीय समरूपता का सिद्धांत या द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये सिद्धांत सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन ये जबरदस्त पावरफुल है। ये बस इतना कहता है कि किसी भी सही फिजिकल इक्वेशन में हर एक टर्म की डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए। सीधी भाषा में, आप किलो में सेकंड नहीं जोड़ सकते या मीटर को किलोग्राम के बराबर नहीं रख सकते। आप सेब में सेब ही जोड़ेंगे, संतरे नहीं। बस यही है ये पूरा सिद्धांत। चलिए, एक क्लासिक उदाहरण से इसे परखते हैं। गति का पहला समीकरण याद है? v = u + at। अब इसकी जांच करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है v, यानी अंतिम वेग। इसकी विमा है lt-1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पर आते हैं। पहला टर्म है u, यानी प्रारंभिक वेग। इसकी विमा भी lt-1। अब दूसरा टर्म है at। a यानी त्वरण की विमा है lt-1, और t यानी समय की विमा है t। तो at की विमा क्या हुई? lt-1 गुणा t, जो बन गया lt-1। वाह, देखिए, तीनों टर्म्स की विमाएं बिल्कुल एक जैसी हैं, lt-1। इसका मतलब ये समीकरण विमीय रूप से एकदम सही है। अब इस सिद्धांत को सही से इस्तेमाल करने के लिए कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखनी हैं। पहली, जो भी नंबर्स होते हैं जैसे 1/2, 2, पाई, इनकी कोई विमा नहीं होती, ये डायमेंशनलेस होते हैं। दूसरी, आप सिर्फ उन्हीं चीजों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमाएं एक जैसी हों। तीसरी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा या लॉगरिथम वाले फंक्शन, ये खुद भी डायमेंशनलेस होते हैं और इनके अंदर जो कुछ भी होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। ये रूल्स बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो हमने नियम समझ लिए। अब असली मजा शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि इस जबरदस्त टूल को हम असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आते हैं इसके अनुप्रयोगों पर। मोटे तौर पे डायमेंशनल एनालिसिस के पास 3 सुपर पावर्स हैं। पहली, किसी भी दिए गए समीकरण की सच्चाई परखना, मतलब ये चेक करना कि वो सही है या नहीं। दूसरी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच एक नया रिश्ता, एक नया फॉर्मूला बनाना। और तीसरी, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में बदलना, जैसे SI से CGS में जाना। तो चलिए पहली सुपर पावर को टेस्ट करते हैं, किसी समीकरण की शुद्धता की जांच करना। हमारे पास एक मशहूर फॉर्मूला है, एक सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, t = 2π √L/g। अब सवाल ये है कि क्या यह फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? चलो जासूस बनकर पता लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर है t, यानी टाइम पीरियड। इसकी विमा तो सीधी सीधी t हो गई। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। यहां है 2π, जो कि एक नंबर है, तो ये तो डायमेंशनलेस है, इसे भूल जाइए। बचा √L/g। अच्छा, L यानी लंबाई की विमा है L, और G यानी गुरुत्वीय त्वरण की विमा है Lt⁻²। तो L/g की विमा क्या हुई? L/Lt⁻²। L से L कट गया और T⁻² ऊपर जाकर बन गया t²। तो हमारे पास बचा √t², जिसका मतलब है t। कमाल है, लेफ्ट हैंड साइड भी t, राइट हैंड साइड भी t। केस सोल्व्ड। ये फॉर्मूला विमीय रूप से बिल्कुल सही है। आप दूसरी सुपर पावर देखिए, जो इससे भी ज्यादा कमाल की है। क्या हम बिना किसी एक्सपेरिमेंट के सिर्फ लॉजिक से पेंडुलम का फॉर्मूला बना सकते हैं? जवाब है हाँ, विमीय विश्लेषण से ये मुमकिन है। हम बस ये मान लेते हैं कि टाइम पीरियड t, पेंडुलम की लंबाई L, उसके मास m और ग्रेविटी G पर निर्भर करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे। तो हम लिख देते हैं t = k LA_mb_gc। अब बस दोनों तरफ की विमाएं लिखकर उनकी पावर्स को बराबर कर देते हैं। जैसे ही हम m, l और t की पावर्स को दोनों तरफ इक्वेट करते हैं, हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाती है। और जब हम इन वैल्यूज को वापस रखते हैं तो हमें मिलता है t = k √L/g। देखा, हमने फॉर्मूला ही डिराइव कर लिया। और अब
तीसरी और आखिरी सुपर पावर, यूनिट्स को बदलना। ये भी बहुत काम की चीज है। हम डायमेंशनल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें पता करना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। न्यूटन ऐसा यूनिट है और डाइन सीजीएस यूनिट। हम बस फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-1 दोनों सिस्टम्स में लिखते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं, और हमें आसानी से पता चल जाता है कि 1 न्यूटन 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। तो हमने इसकी ताकत तो देख ली, लेकिन हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है ना? विमीय विश्लेषण भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक बेहतरीन टूल है, पर इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या नहीं कर सकता ये? पहली बात, याद है वो के आया था पेंडुलम के फॉर्मूले में, उसकी वैल्यू ये नहीं बता सकता। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में चुप रहता है। दूसरी बात, अगर किसी फॉर्मूले में प्लस या माइनस आ जाए, जैसे S = UT + ½ AT², तो ये उसे डिराइव नहीं कर सकता। तीसरी, ये साइन, कॉस, लॉग या E की पावर वाले फॉर्मूलों के आगे भी हाथ खड़े कर देता है। और एक और बड़ी बात, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी विमाएं एक जैसी हैं, जैसे वर्क और टॉर्क। ये उन दोनों में फर्क नहीं कर पाता। ये बस इतना बताता है कि दोनों की रेसिपी एक जैसी है। चलिए, तो अब फटाफट से आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसे समेटते हैं, और फिर मैं आपको कुछ करने के लिए दूंगा। तो आज की कहानी का सार क्या है? सीधी सी बात है, विमीय विश्लेषण एक जबरदस्त चेकिंग टूल है। ये बता सकता है कि कोई इक्वेशन सही है या नहीं, ये नए रिलेशन बनाने में मदद कर सकता है और यूनिट्स भी बदल सकता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये कांस्टेंट्स नहीं बता सकता, मुश्किल फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकता। इसका गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, इक्वेशन के दोनों तरफ विमाएं हमेशा बराबर होनी चाहिए। और हाँ, फोर्स MLT-2 और एनर्जी ML²T-2 के डायमेंशनल फॉर्मूले तो रट ही लीजिए। अब बारी है आपके काम की। इस नॉलेज को सच में अपना बनाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन सवालों को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये सभी NCERT एक्सरसाइज पर आधारित हैं। मोमेंटम, पावर, प्रेशर और टॉर्क के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखिए। प्रेशर का एक फॉर्मूला है P = ρgh, उसे चेक कीजिए और जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ये सब कर लेंगे तो आप हमारे अगले यानी तीसरे भाग के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, अगर डायमेंशन हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई समीकरण किससे बना है, उसकी रेसिपी क्या है, तो फिर फिजिक्स का क्यों हमें कहां से पता चलता है? सोचिएगा, विमीय विश्लेषण फिजिक्स की भाषा का ग्रामर चेकर तो है, लेकिन उस भाषा की कविता, उसका असली मतलब, वो तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आता है। तो हम आ गए हैं मात्रक और विमाएं सीरीज के आखिरी पड़ाव पर। पिछले 2 हिस्सों में हमने सारी बेसिक बातें समझ ली, मतलब नींव एकदम मजबूत कर ली है। और आज हम बात करेंगे विमीय विश्लेषण के असली जादू की, मतलब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की। सच कहूं तो यही वो हिस्सा है जो फिजिक्स को एक सुपर पावर देता है। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से तो ये बहुत बहुत जरूरी है। चलिए एक मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि फिजिक्स के इतने सारे जो इक्वेशंस हैं, उनमें कोई सीक्रेट कोड, कोई छिपा हुआ पैटर्न हो सकता है? एक ऐसा कोड जिसे समझकर हम ये परख सकें कि समीकरण सही है या नहीं, या शायद नए समीकरण बना भी सके? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसी कमाल के कोड का नाम है विमीय विश्लेषण। समझ लीजिए कि ये फिजिक्स की दुनिया का एक सीक्रेट दरवाजा है, और आज हम सब मिलकर इसे खोलने वाले हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम इस सीक्रेट कोड के टूलकिट को एक एक करके खोलेंगे। पहले देखेंगे कि ये समीकरणों को चेक कैसे करता है, फिर कैसे ये बिल्कुल स्क्रैच से नए फॉर्मूले बना सकता है, और फिर यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे में कैसे बदलता है। हाँ, हम इसकी कुछ कमियों पर भी बात करेंगे, और आखिर में एक चैलेंज भी रहेगा। तो चलिए अपना पहला टूल उठाते हैं। ये है समीकरणों की जांच करने का टूल। अच्छा, इसका पूरा खेल एक ही सिद्धांत पर टिका है, विमीय समरूपता। सुनने में भारी लगता है, पर है बड़ा सिंपल। ये बस इतना कहता है कि किसी भी सही सलामत फिजिक्स इक्वेशन में दोनों तरफ की विमाएं, मतलब डायमेंशंस, हमेशा बराबर होनी चाहिए। सीधी सी बात है, हम सेब को सेब से ही तो कंपेयर करेंगे, संतरे से तो नहीं, है ना? इसको और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम फिजिक्स के सबसे फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन के E = mc² को ही टेस्ट करें। हमारा काम बस ये पता लगाना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशन के तराजू पर खरा उतरता है। तरीका एकदम सीधा है। पहले हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड यानी एनर्जी की डायमेंशन लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड पर मास और स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशंस रखकर उन्हें कैलकुलेट करेंगे,
और आखिर में दोनों रिजल्ट को आमने सामने रखकर देखेंगे कि वो बराबर हैं या नहीं। अब जरा यहाँ गौर से देखिए। लेफ्ट साइड में है एनर्जी यानी E, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ml²T⁻²। ठीक है, अब आते हैं राइट साइड पर, जहाँ है mc²। यहाँ मास m की डायमेंशन है m और स्पीड ऑफ लाइट c की डायमेंशन l⁻1 का हमें करना है स्क्वायर। तो l⁻1 का स्क्वायर हुआ l²t²। अब इसे m से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? ml²t²। अरे वाह, देखिए दोनों साइड्स एकदम बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि क्योंकि दोनों तरफ की विमाएं एक जैसी हैं, E बराबर mc² डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। यही तो इस टूल की खूबसूरती है। अच्छा, इक्वेशंस को चेक करना तो ठीक है, पर सोचिए अगर हमें फॉर्मूला पता ही ना हो तो? बस यहीं पर हमारा दूसरा और शायद सबसे पावरफुल टूल काम आता है, फॉर्मूलों को बनाना। जी हाँ, ये हमें सिर्फ ये जानकर कि कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड करती है, एक नया फॉर्मूला बनाने की ताकत देता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें इतना पता है कि किसी सर्कल में घूमती हुई चीज़ पर जो सेंट्रीपीटल फोर्स लगता है वो उसके मास, वेलोसिटी और सर्कल के रेडियस पर डिपेंड करता है। लेकिन फॉर्मूला क्या है ये हमें नहीं पता। तो हमारा गोल है इसी जानकारी से पूरा फॉर्मूला निकालना। इसका तरीका भी बहुत सिस्टमैटिक है। सबसे पहले हम एक रिलेशन बनाते हैं कि फोर्स मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और रेडियस की पावर c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमारा सारा काम इन a, b और c की वैल्यू पता करना है। इसके लिए हम दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे और फिर m, l और t की पावर्स को इक्वेट कर देंगे। ये टेबल देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। चलिए m यानी मास की पावर्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड में पावर है 1 और राइट साइड में है a, तो पहला इक्वेशन बना a = 1। सिंपल। अब t यानी टाइम को देखिए। लेफ्ट में है -2, राइट में है -b, तो -b = -2, जिसका मतलब हुआ b = 2। अब बचा l यानी लेंथ। लेफ्ट में है 1, राइट में है b + c, तो b + c = 1। हमें b की वैल्यू तो पता ही है 2, तो 2 + c = 1, मतलब c = -1। देखा, सब मिल गया। और ये रहा हमारा रिजल्ट। a, b और c की इन वैल्यूज को जब हम अपने ओरिजिनल रिलेशन में वापस रखते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है F = kmv²/r। हाँ, यहाँ k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसकी वैल्यू ये मेथड नहीं बता सकता, लेकिन हमने मास, वेलोसिटी और रेडियस के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन पता कर लिया। है ना कमाल की बात? और अब आता है हमारा तीसरा टूल, यूनिट्स का कन्वर्जन। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। ये हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक यूनिट सिस्टम, मान लीजिए SI, से दूसरे सिस्टम जैसे CGS में बदलने में मदद करता है। हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हमें एनर्जी की SI यूनिट यानी 1 जूल को CGS यूनिट्स ERG में बदलना है। चलिए देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस इस काम को कितना आसान बना देता है। प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए, जो है m1l2t-2। अब कन्वर्जन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हम 1 जूल से शुरू कर रहे हैं, तो n1 हो गया 1। फिर हम मास का रेशियो लेंगे kg/ग्राम, लेंथ का रेशियो m/cm और टाइम का रेशियो s/s। और इन रेशियोज पर हम डायमेंशंस वाली पावर्स यानी 1, 2 और -2 लगा देंगे। अब बस कैलकुलेशन करनी है। 1000 की पावर 1, 100 की पावर 2 और हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है 10⁻7। और ये रहा नतीजा। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। इस टूल से बड़े बड़े कन्वर्जन भी कुछ सिंपल स्टेप्स में हो जाते हैं। देखिए, हर टूल की तरह डायमेंशनल एनालिसिस की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। और ये जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि इसके फ़ायदे जानना, खासकर जब एग्जाम में सवाल घुमाकर पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या नहीं कर सकता। सबसे पहली और ज़रूरी बात, ये डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स मतलब प्योर नंबर्स जैसे k या 1/2 इनकी वैल्यू नहीं बता सकता। ये भी नहीं बता सकता कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर। ये साइन, कॉस, लॉग वाले फंक्शंस पर काम नहीं करता। और अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है तो हम फॉर्मूला नहीं बना सकते।
तो हमने विमीय विश्लेषण के तीनों जबरदस्त टूल्स को समझ लिया है और अब वक्त है इस नॉलेज को टेस्ट करने का। ये सवाल थोड़ा हटके है, दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल। जरा सोचिए, अगर हम मास, लेंथ और टाइम की दुनिया से बाहर निकलकर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को ही फंडामेंटल यूनिट्स मान लें तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा दिखेगा, क्या बनेगा? इस पर जरूर सोचिएगा, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी सवाल के साथ हमारी मात्रक और विमाएं की ये पूरी सीरीज यहाँ खत्म होती है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और फिजिक्स की दुनिया में और गहरे उतरते जाइए।